नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड में हम अराउंड 270 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे 280 हो जाएंगे इस वीडियो के साथ ही। तो आपको मैं बता दूं कि हम इसके साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड और हमारी जो कम्युनिकेशन की यूनिट है और जो मैथमेटिकल की रीजनिंग की यूनिट है उसके भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन यूनिट्स में यूजीसी नेट पेपर वन के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के अराउंड 330 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, कम्युनिकेशन के भी अराउंड 250 हो गए और मैथमेटिकल रीजनिंग के भी अराउंड 100 के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जैसे ही कोई एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है या 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम कोई एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है आज की इस वीडियो का। Which of the following statements best explains the concept of team teaching? More than two teachers teach, more than two teachers plan and teach together the same class, more than two teachers plan and teach the same class as per their expertise, a team of teachers who are ready and available to teach the student. तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, मोर देन टू टीचर्स प्लान एंड टीच द सेम क्लास एज पर देयर expertise. As per the cognitive development of three Jean Piaget, adolescent students are in which stage of development? Sensory motor state, concrete operational state या formal ऑपरेशनल स्टेट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। तो देख लेते हैं हमारी जो जीन प्याजे की थ्योरी है वो क्या कहती है। तो बेसिकली जो जीन प्याजे की थ्योरी है उसको कॉग्निटिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट में थ्री तरीके की बात करता है। एक सेंसरी मोटर डोमेन जो बर्थ से लेकर 2 इयर्स के बीच डेवलप होता है। एक होता है जो है प्री ऑपरेशनल डोमेन, जिसमें हम कह लीजिए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो 2 से 7 इयर्स के बीच डेवलप होती है। और जो थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल, ये 7 to 12 इयर्स। ये जो हमारी प्री ऑपरेशनल है 2 to 7 इयर्स, और जो कंक्रीट ऑपरेशनल है ये 7 to 12 इयर्स के बीच डेवलप होती है। और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल है जो 12 इयर्स ऑनवर्ड्स के बाद डेवलप होती है, या इसे हम कहते हैं एडोलेसेंट स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो जो हमारी सेंसरी मोटर डोमेन है 0 to 2 इयर्स में, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि लर्नर्स जो होते हैं वो लर्न करते हैं थ्रू सेंसेस एंड एक्शन, जैसे कि टचिंग, लुकिंग और माउथिंग के जरिए। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 से 7 इयर्स तक चलती है, जो डेवलप करती है लैंग्वेज को और यूज करती है सिंबल्स, थिंकिंग के जो ईगो सेंट्रिक होते हैं उसको डेवलप करती है। और जो डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन एंड लॉजिक को, तो उसको सब ये इसमें डेवलप होता है धीरे धीरे प्री ऑपरेशनल में। और कंक्रीट ऑपरेशनल में जो 7 to 11 इयर्स के बीच चलती है, इसमें थिंक्स मोर लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स एंड अंडरस्टैंड्स कंजर्वेशन। और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन लास्ट स्टेज है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की, जो 12 प्लस इयर्स यानी कि एडोलेसेंट या एडल्टहुड वाली स्टेज होती है, जिसमें डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग और थिंक्स अबाउट फ्यूचर एंड मोरल इश्यूज। तो ये हमारी फोर जो स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 0 to 2 इयर्स, 2 to 7 इयर्स, 7 to 11 इयर्स एंड 12 प्लस इयर्स। तो ये आप इसको याद कर लेना, किसी और भी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप एक बात और बताना कि मैं सिर्फ आंसर बता दिया करूं या इस तरीके से जो कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो भी ऐड कर दिया करूं वीडियो में। तो आप कमेंट करके बताना आप किस तरीके से पीवाईक्यूज को देखना चाहते हैं। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन ए क्लासरूम हेल्प्स इन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन ऑफ वंस मिसअंडरस्टैंडिंग, रैपो बिल्डिंग, क्वेश्चनिंग। देखिए आप मेन चीज होती है इसमें जो पीयर ग्रुप इंटरेक्शन में, वही होती है कि आप कंसेप्ट बिल्डिंग कर सके, ताकि जो भी समझाया या पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझ सकें। और अगर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी तो जो एक दूसरे की मिस अंडरस्टैंडिंग होगी या किसी ने बहुत अच्छे से समझाया तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको शेयर कर लेंगे और रेपो भी ऑटोमेटिकली ही बिल्ड हो जाएगा और क्वेश्चनिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो इज ए लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस विच अमंग देम आर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। इसमें कौन से जो मेथड्स हैं वो जो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग। ठीक है, मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग जो है होती है वो इंडिविजुअलाइज होती है। प्रोग्राम लर्निंग भी इंडिविजुअलाइज होती है। पर्सनलाइज जो टीचिंग होती है वो भी जो है इंडिविजुअलाइज होती है। बट कोलेबरेटिव और जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो इंडिविजुअलाइज नहीं होता है। तो आपका बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट।
नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मींस लर्निंग एक्सपीरियंसेस कंसाइज आउटकम्स एकेडमिक अचीवमेंट्स या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब guys ये होता है कि जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है यानी डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटकम्स है वो आपको मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग basis कैन बी काउंटेड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मार्क्स obtained by students in overall subjects level of realization of instructional objectives। ठीक है ये टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू लर्न रिसोर्सेज यूज्ड बाय द टीचर इन टीचिंग। ठीक है और ये टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू लर्न ये भी ठीक है। तो बी सी डी जो है आपके वो होंगे वो करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो डेट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन 73। बाकी देखिए जो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट होगा ये इसको समझने की जरूरत है कि ये क्यों गलत होगा, क्योंकि जो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स होते हैं ये मतलब काफी कॉमन चीज होती है, बट दे कैन बी इन्फ्लुएंस बाय रोट लर्निंग की। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रट्टाफिकेशन किया मेमोराइजेशन की आदत होती है तो उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो समझ गए हों। तो उससे जो ओवरऑल टीचिंग है वो पता नहीं चलती है। डिफिकल्टी ऑफ पेपर पे भी डिपेंड करता है कि नंबर कितने आए हैं, या किसी ने एक्सटर्नल कोचिंग नहीं रखी तो उससे कम या ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। और फिर ये इसी वजह से कहते हैं कि डोंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट टीचर्स स्पेसिफिक इम्पैक्ट, यानी कि मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं 70 80 90%, तो वो ज़रूरी नहीं है कि टीचर की वजह से आ रहे हो 70 80 या 90 या 95%। वो हो सकता है कि जो है रट्टाफिकेशन की वजह से आ रहे हो, या डिफिकल्टी ऑफ पेपर की वजह से, या इजी पेपर आ गया हो, और एक्सटर्नल कोचिंग भी कई बार बच्चे ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स विल बी यूजफुल। फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग कौन से जो होंगे मोटिवेशनल प्रिंसिपल यूजफुल होंगे? यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट, क्रिएटिंग स्कोप फॉर फुलफिलिंग रिलेटेडनेस नीड, providing scope for satisfying need for competence, promoting concerns for meeting status नीड्स। तो हमें बताना है गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कंपिटेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कंपिटेंस। नेक्स्ट है ए वर्कशॉप इज मेंट फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिसनिंग टू स्कॉलरली लेक्चर्स लर्निंग विद इंटरेक्शन डिस्कशन वर्क वन वंस ओन वर्क। तो गाइस जो वर्कशॉप होता है एक तरीके से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है तो एक्सेल पे आप वर्कशॉप हो गया तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल गया। या आपको मान लीजिए एसपीएसएस यूज करना है जो एक स्टैटिस्टिकल पैकेज सॉफ्टवेयर होता है डेटा एनालिसिस के लिए इकोनॉमिक्स में, या जो दूसरे सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं उसके लिए, या और भी किसी और सब्जेक्ट के लिए जिसमें डेटा एनालिसिस का काम हो। तो इसके ऊपर आप, या ईव्यू भी एक तो कई सारे इस तरीके के जो हैं स्पेशल पैकेजेस होते हैं स्टैटिस्टिकल, तो इन पे या कोई और मेथड पे कर कोई वर्कशॉप कराई जाती है तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए कराई जाती है ताकि आप उसको अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग एज ए मेथड कैन बी यूज फॉर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कोहेरेंट थिंकिंग जनरेट न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो हमेशा जो है जनरेट करने के लिए यूज की जाती है नए आइडियाज को, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो उसमें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ ए टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय यू एज ए टीचर? if test is reliable it is objective, if test is valid it is reliable also, if test is reliable it is valid, if a test is valid and reliable it is usable। ठीक है तो इसका राइट आंसर है if test is valid and is reliable also। देखिए अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव हो, या जो अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, लेकिन जो वैलिड टेस्ट होगा वो जरूर रिलायबल होगा। ठीक, और जो इसमें दिया हुआ है इफ ए टेस्ट इज वैलिड एंड रिलायबल इट इज यूजेबल, जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार कॉस्ट की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, टाइम की प्रॉब्लम आती है, या कह लीजिए कि रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है। तो आप जरूरी नहीं है कि कोई एक ऐसा टेस्ट है जो रिलायबल भी है और वैलिड भी है तो आप उसको यूज कर सकें। तो इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं इसमें, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा इफ ए टेस्ट इज वैलिड इट इज रिलायबल आल्सो। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो सीरीज कैसी लगी। नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।